आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को समझेंगे, लेकिन एक बच्चे की नज़रों से। ये कहानी है उन बच्चों की जिन्हें जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ता है। तो चलिए वेलू की इस कहानी को करीब से देखते हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, उतनी ही दिल दुखाने वाली है। जब किसी बच्चे को काम करना पड़ता है तो वो सिर्फ कमाई नहीं करता, वो असल में अपना पूरा बचपन खो देता है। और वेलू की कहानी का सार यही है। तो कहानी शुरू होती है वेलू से। सिर्फ 11 साल का एक लड़का जो अपने घर से भागकर सीधा चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की भीड़ और कह सकते हैं अफरा तफरी में आ पहुंचता है। जरा सोचिए, जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है, उसके पैर कांप रहे हैं। उसे ऐसा लग रहा है मानो वो अब भी किसी चलती ट्रेन में ही हो। उस बड़े से शोर शराबे वाले स्टेशन का माहौल ही उसे अंदर तक हिला देने के लिए काफी था। सिर्फ 2 दिन। सोचकर देखिए, एक 11 साल का बच्चा एक बिल्कुल अनजान शहर में, लगभग भूखा और पूरी तरह से अकेला। ये 2 दिन वेलू की बेबसी और उसकी हालत को साफ दिखाते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि वेलू की दुनिया कितनी तेजी से बदल गई। एक तरफ थे मिट्टी के घर और गांव की शांत जिंदगी, और दूसरी तरफ ये बड़ी बड़ी इमारतें और डरावना सा शहर। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये तो उसकी पूरी की पूरी सच्चाई का बदल जाना था। 2 दिनों में खाने के नाम पर क्या था? बस थोड़ी सी मूंगफली और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा। ये मामूली भूख नहीं है, ये उसकी बेबसी की गहराई को दिखाता है। एक ऐसी हालत जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक जंग बन गया हो। और ठीक इसी मोड़ पर जब वेलू को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है और खो चुका है, कहानी में एंट्री होती है जया की। एक ऐसी लड़की जो इस नई दुनिया के सारे तौर तरीके जानती है। जया की पहली आवाज यही होती है, एकदम सीधी और थोड़ी रूखी। वो वेलू को देखते ही भांप लेती है कि ये लड़का यहां का नहीं है। तो ये जया है कौन? वो भी लगभग वेल्लू की ही उम्र की एक लड़की है। लंबी सी बनियान पहने, कड़े और भूरे बाल, और कंधे पर एक बहुत बड़ी बोरी। और वो फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही है। पहली ही नजर में पता चल जाता है कि वो भी जिंदा रहने के लिए ही संघर्ष कर रही है। जया का अंदाज एकदम बेबाक है। बिना किसी लाग लपेट के वो सीधी बात करती है, क्योंकि सड़क पर जीने का शायद यही पहला नियम है। और यहीं हमें पता चलता है कि वेल्लू आखिर घर से भागा ही क्यों था। ये कोई एडवेंचर नहीं था, बल्कि एक ऐसी तकलीफ से बचने की कोशिश थी जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। उसके छोटे से कंधों पर यह एक बहुत बड़ा बोझ था। अब वेलू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। इसलिए हताशा में वो उस अजनबी लड़की के पीछे भागने का फैसला करता है। आखिरकार अकेले और खोए रहने से तो बेहतर ही था। तो अब शुरू होता है वेलू का अगला सफर। शहर की सड़कों पर जिंदा रहने की लड़ाई और उसके पहले सबक। जया की पहली सीख, और वो भी कितनी तीखी। वो साफ साफ बताती है कि यहां एक पल की भी गलती जान ले सकती है। और वो गर्मी, आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे सूरज आग उगल रहा है। तारकोल की सड़क पर वेलू के नंगे पैर जल रहे हैं और वो पसीने में तरबतर है। ये सब उसकी तकलीफ को बिल्कुल असली बना देता है। जया उसे एक और जरूरी सबक सिखाती है, जो सेंट्रल जेल की तरफ इशारा करके दिया गया है। मतलब यहां जिंदा रहने के लिए सिर्फ भूख और ट्रैफिक से नहीं, बल्कि अथॉरिटी की नजरों से भी बचकर रहना पड़ता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां भूख हर चीज से बड़ी हो जाती है, और जया वेलू को खाने के लिए एक ऐसी जगह ले जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जगह है एक शादी हॉल के ठीक पीछे। सोचिए, एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ कूड़े का एक बड़ा सा ढेर। यह शहर के दो चेहरों को एक साथ दिखाता है। और फिर जया एक कुचला हुआ केला उठाकर कहती है, ये रहा तुम्हारा खाना। ये एक पल, ये एक लाइन बिना कुछ ज्यादा कहे शहरी गरीबी की कड़वी सच्चाई को हमारे सामने रख देती है। ये जया का जीने का तरीका है, उसका फलसफा। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही उसकी सच्चाई है। जब कोई दूसरा रास्ता ना हो तो जिंदा रहना ही सबसे जरूरी हो जाता है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां वेलू के सामने एक ऐसा काम है, एक ऐसा भविष्य है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये एक मुश्किल फैसला है, या शायद फैसला करने का कोई मौका ही नहीं है। ये स्लाइड वेलू के कल और आज का फर्क साफ दिखाती है। गांव में उसका घर मिट्टी और ताड़ के पत्तों से बना था, और यहां शहर में जया की झोपड़ी वो शहर के फेंके हुए कबाड़ से बनी है। ये जरूरत का एक अजीब सा स्मारक है। वेलू के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था,
आखिर ये लड़की एक बोरी और एक छड़ी से उससे क्या करवाना चाहती है? वो पूरी तरह से उलझन में था। और जया का जवाब उसकी हंसी के साथ आता है। वो बताती है कि यहाँ खेत नहीं है और वो लोग किसान नहीं, कबाड़ी हैं। यहीं पर वेलू की नई पहचान तय हो जाती है। तो कबाड़ी या रैग पिकर होता कौन है? ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के फेंके हुए कचरे में से काम की चीजें जैसे प्लास्टिक, कांच, कागज ऐसी चीजें ढूंढकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। और वो ऐसा वैसा कोई भी कूड़ा नहीं उठाते। उनका काम है खास तौर पर कागज, प्लास्टिक और कांच जैसी चीजों को इकट्ठा करना, जिन्हें दोबारा बेचा जा सके। ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, भले ही ये कचरे के ढेरों पर चलता हो। वेलू का ये सोचना कि ठीक है, अभी के लिए तो यही कर लेता हूं, जब तक कुछ बेहतर नहीं मिल जाता, बहुत कुछ कहता है। ये उसकी पसंद नहीं, उसकी मजबूरी है। ये बस एक अस्थायी उपाय है जो उसे शायद अगला खाना तो दे देगा, लेकिन कोई भविष्य नहीं। और ये कहानी हमें इसी एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वेलू की कहानी सिर्फ उसकी अपनी कहानी नहीं है। ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जो गरीबी और बाल मजदूरी के इस जाल में फंसे हुए हैं। उनके लिए एक बेहतर काम और बेहतर भविष्य कैसा दिख सकता है, ये सोचना ही हम सबके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।